उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच देखा जा रहा है कि लगातार दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी जा रही है, लेकिन किसकी बात में ज्यादा दम नजर आ रहा है, किसका समर्थन सांसद करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि आप अलग अलग मीडिया चैनल्स की रिपोर्ट देख रहे होंगे, कोई कह रहा है कि इतने सांसद पाला बदल सकते हैं, कोई कह रहा है कि साउथ के नेता, आंध्र प्रदेश के नेता, आंध्र प्रदेश के सांसद बड़ा खेला कर सकते हैं, कोई बीजेडी की बात कर रहा है, कोई यहाँ पर जगनमोहन रेड्डी के सांसदों की बात कर रहा है, कोई नीतीश के सांसदों की बात कर रहा है। लेकिन सबसे पहले एक यहाँ पर चीज समझने की कोशिश करते हैं कि इतने बड़े स्तर पर ये चुनाव रहेगा, सभी सांसद की भूमिका बहुत अहम होने वाली है, तो क्या क्रॉस वोटिंग इतनी आसानी से हो जाएगी? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इसकी एक वजह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना रहती है, क्योंकि यह चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से होता है और इसमें व्हीप लागू नहीं होता। यानी सांसद अपने दल के निर्देश के बावजूद किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। एनडीए दल के साथ साथ इंडी ब्लॉक को भी ये खतरा है कि कहीं उनके सांसद पाला ना बदल दें, क्योंकि इंडी ब्लॉक ने जो 2024 के चुनाव के नतीजों में एक अच्छा खासा जन समर्थन पाया, अच्छे खासे सांसदों की संख्या हो गई थी, वो 2029 तक आते आते घट ना जाए, उनको इस बात का ध्यान रखना है। और एनडीए दल ने जो जैसे तैसे अपनी सरकार बनाई थी 292 सांसदों के सहारे, उसमें कहीं बड़ी दरार ना आ जाए, इस बात का ध्यान उन्हें रखना है, क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं आज के समय जो विपक्ष और पक्ष में कह सकते हैं एक बड़ी तकरार पैदा कर रहे हैं। इस बीच यहाँ पर अगर हम गुप्त मतदान की बात करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान गुप्त तरीके से होता है, इसलिए सांसद ये छिपाकर वोट कर सकते हैं कि उन्होंने वास्तव में किसे वोट दिया, बाद में उन पर नाम कोई आएगा नहीं। इससे पारदर्शिता तो रहती है, लेकिन पार्टी लाइन का पालन करना मुश्किल हो जाता है। अब व्हीप की बात में कर रहा था, तो चूंकि ये गुप्त मतदान है, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार दल व्हीप जारी नहीं कर सकते और 10वां अनुसूची के तहत सांसदों को दंडित नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ यहाँ पर एक स्थिति है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इनमें जो मुख्य पार्टी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर कह सकते हैं एआई जनरेटेड कुछ खबरें पढ़ी कि कौन सी वो पार्टी हो सकती है जो पाला बदल सकते हैं, उनके सांसद पाला बदल सकते हैं। सबसे पहले सुदर्शन रेड्डी का बयान मैं आपको बता दूं, उनका साफ कहना है कि उनसे ये पूछा गया कि क्या नीतीश और नायडू आपके साथ है, तो उनका यही कहना है कि मैं नीतीश और नायडू को तो साथ लेकर नहीं चल सकता, लेकिन वो मुझे जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं, मेरी काफी लंबे समय से उनकी जान पहचान रही है, बातचीत अच्छी है, लेकिन मैं सभी सांसदों से यह अपील करता हूं कि मैं संविधान की रक्षा के लिए और भारत देश के लिए जो भी बन पड़ेगा इस पद पर रहते हुए करूंगा। यानी उन्होंने किसी नेता से नहीं बल्कि उनकी पार्टी के सांसदों से अपील करी। इसके साथ साथ सीपी राधाकृष्णन जो एक साफ छवि के नेता, 40 साल का रिकॉर्ड है उनकी राजनीति का और एक शानदार नेता के तौर पर उभरे हैं, साउथ से वह भी आते हैं, महाराष्ट्र के समय राज्यपाल हैं, उनकी भूमिका पर भी चर्चा हो रही है कि क्या वे यहाँ पर बड़ा खेला कर पाएंगे, क्या वो इंडी ब्लॉक में दरार डाल पाएंगे। तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं यहाँ पर हमारे हमारे खास साथियों से। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सीधा सवाल सर कि इस समय क्या स्थिति नजर आ रही है, क्या ऐसे क्रॉस वोटिंग के कोई चांसेस अभी तक नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक तौर पर हम कहें तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल तौर पर कहीं न कहीं अपनी चॉइस की बात होती है और पार्टी का कोई दबाव, प्रेशर भी नहीं होता। लेकिन हाँ, ये बात इसमें ज़रूर है कि पार्टी हित को देखते हुए, पार्टी लाइन को देखते हुए तमाम जो सांसद हैं, अपना कह सकते हैं मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आ जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए महत्वपूर्ण, यानी कि इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहाँ से सुदर्शन रेड्डी नजर आते हैं, बीजेपी खेमे से बात करें एनडीए से तो वहां से जो है कह सकते हैं कि राधाकृष्णन नजर आते हैं। और ये दोनों दमदार चेहरे हैं, साउथ से हैं, एक तमिलनाडु से हैं। और यहाँ पर जो बात हो रही सबसे ज्यादा कि क्या सुदर्शन को यहाँ पर जो है जो एक तरीके से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का साथ मिलेगा, क्या यहाँ पर एक तरीके से मजबूत जो उनके लिए एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें तो लगभग 60 सांसद के आसपास वहां से दिखाई पड़ते हैं। तो क्या यहाँ पर कोई क्रॉस वोटिंग का खेल हो सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि एनडीए के पास लगभग 400 से ज्यादा सांसद हैं और 392 के आसपास आई थिंक बहुमत के लिए चाहिए होता है, तो उनके पास फिलहाल बहुमत से ज्यादा सांसद दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह आ सकती है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुआ तो यहाँ कोई बड़ा खेल भी हो सकता है, क्योंकि पहले ही बात चल रही है कि यहाँ पर क्या सुदर्शन के लिए जो पूर्व जस्टिस भी हैं, क्या उनके लिए यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी समेत तमाम जो सांसद हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के, क्या वो एकजुट होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो राधाकृष्णन
तमिलनाडु से आते हैं और वहां पर ये भी कहा जा रहा है कि क्या डीएमके यहाँ पर कोई बड़ा फैसला करते हुए यहाँ एक तरीके से जो एनडीए का जो प्रत्याशी के उनके पक्ष में जा सकते हैं। तो तमाम अभी चीजें हो रही, तमाम अभी बातचीत हो रही, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 9 सितंबर को चुनाव होगा उसमें क्या फैसला निकलकर सामने आएगा ये महत्वपूर्ण होगा। और साथ में दोनों ही प्रत्याशी साउथ से हैं, तो जीत किसको मिलती है ये देखने वाली बात होने वाली है। एक सवाल ये भी रहेगा सर, जिस तरीके से यहाँ पर इंडी ब्लॉक की ताकत की बात की जा रही है, कहीं हमने देखा था 2017 के समय भी कि क्रॉस वोटिंग कुछ हुई थी, लेकिन विपक्षी खेमे की तरफ से हुई थी। और जिन पार्टियों को लेकर, साउथ की जिन पार्टियों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे उसमें हम तेलंगाना की कुछ मुख्य पार्टी या आंध्र प्रदेश की पार्टी की बात करें, तो उनका पिछले 3 बार का रिकॉर्ड ये रहा है कि वो एनडीए को ही वोट करते रहे हैं। और कुछ पार्टी है जो कभी कभार अपना फैसला बदल देती है, लेकिन इस समय उनकी भूमिका इतनी बड़ी भी नहीं है। जैसे अगर हम बीएसपी की बात कर लें या आम आदमी पार्टी की बात कर लें, ये कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अभी उत्तर भारत में है, लेकिन इनके सांसद कभी इधर कभी उधर ऐसा कर सकते हैं, तो लेकिन अभी इनके पास वो बड़ी संख्या बल नहीं है। ऐसे में सुदर्शन रेड्डी को आगे करना इतने बड़े पद के लिए, क्योंकि बहुत से नेताओं ने ये कहा था बड़ा पद है, एक तरफा जीत होने दीजिए राधाकृष्णन जी की, क्योंकि विपक्ष के पास उतना बहुमत है नहीं, करीब 32 सांसद पीछे हट रहे हैं। तो विपक्ष ने अपना कैंडिडेट क्या सोच समझ के उतारा है? देखिए, बिल्कुल राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि भाई बैठकर बहुत सारी चीजें तय हो जाती हैं, निर्विरोध भी लोग चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये माना भी जा रहा था, चूंकि जो नड्डा है बीजेपी अध्यक्ष, वो भी ये बात कह रहे थे कि भाई हो सकता है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी हमारे साथ आते हुए दिखाई पड़े, हमारे साथ कह सकते हैं कदम से कदम मिलाकर चले। लेकिन जिस तरह से इंडिया ब्लॉक ने अब यहाँ पर एक बड़ा चेहरा उतार दिया है सुदर्शन के रूप में, तो क्या वाकई में ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या बस उतारने भर का एक काम किया गया है? क्योंकि ये साफ है कि यहाँ पर अगर आंकड़ेबाजी में हम जाएं तो नजर आता है कि एनडीए के पास में लगभग स्पष्ट बहुमत दिखाई पड़ता है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक के पास बहुमत से उनकी दूरी नजर आती है। तो ऐसे में क्या क्रॉस वोटिंग के सहारे, क्योंकि आप देखें चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, इन चेहरों के सहारे कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि इनके जो सांसद हैं वो यहाँ पर एक तरीके से क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। उसका फायदा जो है सुदर्शन जी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। जी, आपको बता दूं कि यहाँ पर वाईएसआर, सीपी, बीजेडी और साथ ही साथ बीआरएस के अलावा बीएसपी, आम आदमी पार्टी, ऐसी कई पार्टियों पर नजर रहेंगी जो इस चुनाव में कहीं ना कहीं खेला कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल तो एनडीए की तरफ से अगर हम देखें, सीपी राधाकृष्णन जी की उम्मीदवारी और कह सकते हैं कि उनकी बहुमत की बहुत ज्यादा चर्चा। इस पर एक आखिरी सवाल सिराज से रहेगा कि राधाकृष्णन जी की क्या हम जीत तय मान लें या फिर अभी खेला बाकी है? देखिए, पहले से ही कहना गलत होगा, मुझे लगता है कि अभी खेल बाकी है। ज़ाहिर-सी बात है कि इस बार की जो एनडीए सरकार है, वो कहीं न कहीं बीजेपी ने अकेले अपने दम पर नहीं बनाया है। इसमें चंद्रबाबू नायडू की भूमिका नज़र आती है, इसमें नीतीश कुमार की भूमिका नज़र आती है, तो कई ऐसे दाँव-पेच हैं जो बाकी हैं। आप देखिए कि एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में क्या हुआ, उस पर भी नज़र बनी हुई है, क्योंकि शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और उधर चंद्रबाबू नायडू कभी एसआईआर को लेकर के मुद्दा बनाते हैं, तो कभी मुस्लिमों को लेकर के कहीं न कहीं सरकार से सवाल पूछते हैं। इसके अलावा देखा गया कि वक्फ संशोधन बिल में कई ऐसे संशोधन थे जिसका सुझाव उन्होंने दिया था। तो चंद्रबाबू नायडू का एक पक्ष रहा है, और देखिए हमेशा से चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ नहीं रहे हैं, बीजेपी के साथ नहीं रहे हैं। तो इन तमाम लोगों को लेकर ये नहीं कहा जाता है, कहीं नहीं कहा जा सकता कि कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि आप देखिए कि एकनाथ शिंदे हो या फिर कह सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, उधर चिराग पासवान भी लगातार आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इधर कई ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं खफा से नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये चुनाव ऐसे होते हैं उपराष्ट्रपति का जिसमें खेला हो सकता है, इसमें कोई कह सकते हैं दो राय नहीं है। तो जाहिर सी बात है, यही वो बड़ी वजह कि हाल ही में शरद पवार को देवेंद्र फडणवीस ने कॉल भी किया था। आपको याद होगा कि जी बिल्कुल, वहां पर शरद पवार ने कहा था कि देखिए हम जो है साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हमारे पास जो है फडणवीस जी का कॉल आया था, मुख्यमंत्री जी का कॉल आया था, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। सीपी राधाकृष्णन ऐसे नेता रहे हैं जिनकी छवि को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, और खास तौर पर जब वो राज्यपाल थे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं केस में फंसाया गया था। तो इन तमाम चीजों को लेकर शरद पवार ने अपनी बातें रखी थी। तो मुझे लगता है कि अभी खेल होना बाकी है दीपक जी, और मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए हम सबको। कई बार कैंडिडेट इतने दमदार होते हैं कि वे सामने वाले सांसदों को मजबूर कर देते हैं कि आप हमारा समर्थन करिए, क्योंकि अगर आज वो इस बड़े पद पर नहीं आ पाए तो भविष्य में कल को किसी न किसी बड़े पद पर आ जाएंगे। ऐसे उनको देखकर ही लग जाता है कि हाँ, इनके अंदर इतनी काबिलियत है।
और यही अगर हम देखें इतिहास के पन्ने पलटें तो वेंकैया नायडू के समय की बात कर लें या जगदीप धनखड़ के समय की ही बात कर लें या महामहिम पद के लिए जब द्रौपदी मुर्मू जी को आगे किया था एनडीए ने तब की बात कर लें, क्योंकि कई बार महिला चेहरा है या फिर किसी और सामाजिक भाव से एक संतुलन बनाकर रखते हैं चेहरा, तो उसको देखते हुए भी कई बार कैंडिडेट ने सांसदों ने पाला बदला है। अब गुप्त मतदान है, व्हीप को लेकर आपको जानकारी दे ही दी है। ऐसे में इस उपराष्ट्रपति चुनाव का एक अंतिम नतीजा क्या रहता है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।